मंत्रिपरिषद ने 3 मार्च को एक बैठक की जहां उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 पर विचार मंथन किया। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया। मई 2024 में नई सरकार के गठन के बाद त्वरित कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदमों के 100 दिवसीय एजेंडे पर भी काम किया गया है। इसके लक्ष्यों में आर्थिक विकास, एसडीजी, जीवन में आसानी, व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण आदि जैसे क्षेत्र शामिल है। विशेष रूप से विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है। विभिन्न स्तरों पर 2700 से अधिक बैठकें, कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित किए गए और 20 लाख से अधिक युवाओं के सुझाव प्राप्त हुए। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राजग ने तीसरे कार्यकाल के लिए केंद्र में सत्ता बरकरार रखने का विश्वास व्यक्त किया है। चुनाव आयोग कुछ सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। बहुत बड़ी बात है कि चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हमारा देश विकसित बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केमिकल फ्री खेती के को लेकर के, लोगों के रोज़गार को लेकर के आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना और विकसित बनाना, देश को विकसित बनाना और देश कैसे पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में आगे रहेगा, इस पर आज इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन हुआ और मैं तो मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न किसान संगठन बठिंडा में एकाग्रित हुए। किसान नेता सरवंत सिंह पांडेर ने बीजेपी पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे पर लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कुचलने का आरोप है, को चुनाव टिकट देना किसानों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। अजय मिश्रा टेनी को बसपा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। उनके बेटे पर लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कुचलने का आरोप है। यह गांवों पर नमक छिड़कने जैसा है। पांडेर ने कहा, सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया है कि जघन्य अपराध करने वाले लोग कैबिनेट में हैं और वे संसद बन जाएंगे। जिस तरह से अजय मिश्रा टैनी जो लखीमपुर खीरी के साजिश करता थे, उनके बेटे अजय मिश्रा टैनी ने जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनका कत्ल किया था, उनको कल भाजपा ने टिकट दे दी, तो वो कटे पे नमक छिड़कने की बात की गई है जो सरकार कर रही है। और सरकार का असल चेहरा नंगा हो गया। भी जो जीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी केंद्र में मंत्रिमंडल में हैं और आगे वो एमपी बनेंगे। तो अब देश के 140 करोड़ लोग देखेंगे कि जो इस तरह की सरकार है जो बर्बरतापूर्ण देश के किसान मजदूर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक तो वो, और देश के किसान मजदूर को एमएसपी लीगल गारंटी कानून देने के लिए तैयार नहीं है, देश के किसान का कर्ज और खेत मजदूर का कर्ज माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, और C250 के अनुसार फसलों के दाम देने के लिए तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ हो, सभी केस वापस लेने की बात हो। अब देखिए उत्तर भारत में कल ओलावृष्टि और बरसात से जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ, तभी हम बोलते रहे कि फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम पे करे। ये भी मांग रही WTO से भारत की खेती सेक्टर को बाहर निकल। में जनता दल के एनडीए में लौटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 3 मार्च को कहा कि जब नीतीश कुमार ने 2017 में उनके साथ गठबंधन तोड़ा था, तब उनकी पार्टी ने कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। और आगे सवाल किया कि क्या जादू ये प्रमुख को पाला बदलने का अपने कृत्य पर शर्म आती है। पटना में पार्टी की जन विश्वास महारैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा, जब उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ा था तो हमने उन्हें कभी गाली नहीं दी थी। उस वक्त हमने उन्हें बस पलटू राम कहा था, लेकिन हमने फिर वही गलती की और तेजस्वी ने कर दी है फिर वही गलती। हमें पता था कि राजभवन में कुछ हो रहा है, उस सरकार के कुछ भी गलत नहीं था।
क्या उन्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने जनता से आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील की और कहा कि बिहार का जनमत देश के साथ जुड़ता है। बिहार ने बहुत सारे महान व्यक्तित्व दिए हैं। उसी गांधी मैदान में देश के नेताओं ने रैलियां और सभाएं की है। यहाँ से पूरे देश में एक संदेश गया। बिहार की राय में इतनी ताकत है कि देश के लोग बिहार की नकल करते हैं, निर्णय लेता है, कल भी ऐसे ही होने वाला है, उन्होंने कहा है। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके? क्या आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो, अब फिर इन्हें लौट के आवे के हिम्मत करी है तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को भारत के खिलाफ विवादित बयान के लिए बदनाम राहुल गांधी एक और बयान को लेकर सुर्खियों में है। कांग्रेस संसद ने 3 मार्च को ग्वालियर में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भारत की पाकिस्तान से अपमानजनक तुलना की है। बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान की तुलना में 2 गुनी बेरोजगारी दूर है। उन्होंने बयान के तुरंत बाद राजनीतिक घमासान छिड़ गया, क्योंकि बसपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनके बयान के लिए उनकी आलोचना की। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उन्हें कंटित बिल्ली कहते हुए अखंडों की जांच करने को कहा। दूसरी ओर बसपा नेता रविशंकर ने उन्हें गैर गंभीर राजनीतिक नेता कहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के बाद से ही अपनी अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में है। इससे पहले 20 फरवरी को यूपी के रायबरेली में अपने भाषण के दौरान उन्होंने वाराणसी के युवाओं पर शराब टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर बसपा नेताओं ने कड़ी आलोचना की, जबकि जेल के बसपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के भाषण क्षेत्र को गंगा जल से शुद्ध किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को जमकर लताड़ा। जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है।
खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देश की तरक्की आपको दिख नहीं रही। आप 12वें नंबर पर लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाई पाई जोड़कर गरीबों का विकास करके देश की अर्थव्यवस्था को 12वें 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया, उसे तीसरे नंबर पर ले जाने का लक्ष्य रखा। आज विश्व पटल पर भारत एक इनोवेशन वाला पीएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला करते हुए कोमपेल माधवी लता, जिन्हें पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हैदराबाद सीट से मैदान में उतारा है, 2 मार्च को कहा कि निर्वाचन क्षेत्र को इतना अपेक्षित किया गया कि यहाँ बड़े पैमाने पर गरीबी और शैक्षणिक स्थिति है। The biggest disadvantage that they run today is the kind of plight that have left the entire Old City constituency. If somebody is owning as an elected representative in democracy a constituency for 40 years, imagine what it should have been by today. If this is what the gift they can give, I think it's enough that they take retirement now. धर्मो रक्षते रक्षितः 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है, तो जंग का ऐलान कर दिए है। और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है। They have forever erased the so-called comments and rumors that Asaduddin Bhai is their B2 team, their B team. So I think with this, they have very, very, very loudly, they have declared to tell that how much wholeheartedly they would want to win Old City as a seat, as a constituency. So I'm excited and thrilled that they have really done so much of justice towards the constituency, and they've given me such a golden opportunity to really work hard with complete passion and dedication. I'm thankful to them. Ma'am, 40 years the Owaisi family has been ruling over the Hyderabad constituency. They have his Asaduddin's father Salahuddin has won the constituency, now Asad has won. Altogether a period of 40 years. So how do you think that you could fight against? चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उनके दमन-दीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। यह दावा कांग्रेस की दमन-दीव यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने किया है। दमन-दीव में बीजेपी की मौजूदगी के बारे में बात की जाए तो बसपा ने दमन-दीव लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार उम्मीदवार के तौर पर मौजूद सांसद लालूभाई पटेल के नाम का ऐलान किया है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस सबसे बड़े चेहरे प्रियंका गांधी को भी रन में उतार सकती है। दमन-दीव के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने कहा, यह सच है कि प्रियंका गांधी दमन-दीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। इस संबंध में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो सकती है। इस सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने का गणित बन चुका है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश से प्रियंका गांधी को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सोमवार सुबह लगभग 10:30 बजे पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचेंगे। यहां 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दोपहर बाद करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भविनी जाएंगे। आदिलाबाद में सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस बिजली क्षेत्र पर होगा। पीएम मोदी पेड्डापल्ली और एनटीपीसी की 800 मेगावाट का तेलंगाना सुपर थर्मल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उन्नत तकनीक पर आधारित यह परियोजना तेलंगाना को 85% बिजली की आपूर्ति करेगी। इसकी भारत में एनटीपीसी के सभी बिजली स्टेशनों के बीच लगभग 42% की उच्चतम बिजली उत्पादन दक्षता होगा। पीएम मोदी ने इस परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। सरकार का सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाने वाले वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 2025 का बजट राम राज्य की
अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी सरकार के सूत्रों ने रविवार को कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज का हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। एक सूत्र ने कहा, इस बार बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। यह आप सरकार का 10वां बजट होगा। बजट में राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई के होने वाले संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर राम राज्य की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं। अपने गणतंत्र दिवस भाषण में उन्होंने कहा था कि आप सरकार ने राम राज्य के 10 सिद्धांतों का अपनाया है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वस्थ सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी प्रदान करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चाहे इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हो, लेकिन उन्हें फैंस उनके आईपीएल में खेलने का पूरे साल भर बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। एक साल जो पिछले काफी लंबे वक्त से चल आ रहा है, वह है चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज कप्तान आईपीएल से संन्यास कब लेंगे। अब धोनी के बचपन के एक दोस्त ने उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आईपीएल 2024 के पहले मैच में सीएसके का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। फिर एक बार मैदान पर येलो आर्मी और माही माही की आवाज स्टेडियम में गूंजती सुनाई देगी। धोनी के उनके बचपन के दोस्त परमजीत सिंह ने कहा, उन्हें लगता है कि आईपीएल 2024 उनके आखिरी सीजन नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि रांची में जन्मे क्रिकेटर के अपनी शानदार फिटनेस के कारण एक और सीजन खेलने की संभावना है। बता दें कि परमजीत ने ही उनके करियर के शुरुआती वक्त में उनकी पहली किट दिलवाने वाले में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। शहबाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पीएम चुने जाने के साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर में कश्मीरियों के खून बहाए जा रहे हैं और पूरा वादी खून से सुर्ख हो रहे हैं। शहबाज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर हमला बोलते हुए कहा, लेकिन फिर भी दुनिया के होंठ सिले हुए हैं। शहबाज शरीफ ने कश्मीर की आज़ादी के लिए नेशनल असेंबली से एक प्रस्ताव पारित करने की अपील की। शहबाज पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बनेंगे। नेशनल असेंबली में उनके समर्थन में 201 वोट पड़े, जबकि विपक्षी पीटीआई के पीएम उम्मीदवार उमर आयूब खान को 92 वोट मिले। शहबाज ने पड़ोसी समेत तमाम मुल्कों के साथ संबंध बेहतर बनाने की आशा जाहिर की, लेकिन कश्मीर को लेकर अपने पुराने एजेंडे पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ अलवी कल दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। कथित तौर पर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक हाकर, मुख्यमंत्री को और सभी प्रांतों के राज्यपाल भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे।